नमस्कार दोस्तों, 19 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 में ठीक ठाक टाइम लगने वाला है। पहला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ए सुपर गवर्नमेंट। चूंकि इलेक्शंस का सीजन चल रहा है, 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ में हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या क्या ताकतें हैं। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, इलेक्शंस में बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारा प्रोपोगेंडा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, तीखी स्पीचेस पॉलिटिशियंस के द्वारा, ये सब चीज़ें भर भर के होती हैं। अभी ऐसे केसेस में कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी हद ना पार कर दे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के अंदर ताकतें दी गई हैं। लेकिन वो ताकतें कितनी हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल को लिखा है किसने? पीडीटी आचार्य जी ने, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इलेक्शन कमीशन की ताकतें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात की है, और कहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ताकतों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, उसके बारे में भी बात की है। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्शन वॉच फ्रॉम अक्रॉस द बंगाल बॉर्डर। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस का जो आउटकम है उसको बांग्लादेश के ऑब्जर्वर्स भी देख रहे होंगे, बांग्लादेश की सरकार भी देख रही होगी। और इस इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में जो भी पार्टी जीतेगी वो इस बात को बहुत हद तक डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में बांग्लादेश के इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस रखते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, CAA और NRC का क्या रोल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोस। आपको पता ही है फिडेल कैस्ट्रो की तो मृत्यु हो चुकी है। रॉल कैस्ट्रो जो कि फिडेल कैस्ट्रो के छोटे भाई थे, बहुत लंबे समय से क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी को चला रहे हैं। अब इन्होंने भी यहाँ पे रिजाइन कर दिया और इनके बाद के जो लीडर है मिगुएल डियाज कैनेल, ही इज इन नाउ कमांड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कैस्ट्रोस के रिजाइन के दौरान क्यूबा में क्या हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है, क्यूबा की ज्योग्राफिकल लोकेशन, और कल के करंट अफेयर्स में मैंने क्यूबा के बारे में बात की है। तो कल का करंट अफेयर्स नहीं देखा है, मतलब 18 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स नहीं देखा है, तो एक बार देख लो जाके, वहाँ पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे नॉर्मल इज गुड। ये जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसमें इस बार के मानसून्स का, आपको पता है इंडिया में मानसून्स जून के लगभग एंट्री मारता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर खूब बारिश होती है, सितंबर में रिट्रीट कर जाता है मानसून। तो भाई इस मानसून के प्रोडक्शन में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स अभी और करने बाकी हैं, इसकी हल्की फुल्की जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। तो इसको देखेंगे। तो अभी के लिए 4 आर्टिकल्स डिस्कस हो रहे हैं दोस्तों। एक आर्टिकल तो जर्नलिज्म से रिलेटेड आता है, इसको मैं डिस्कस करता भी नहीं हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है। 2 आर्टिकल्स और हैं। एक तो है IP एपिलेट बोर्ड की ऑबिचुरी, इसको मैं अलग से कवर करूंगा, और एक ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, तो इनके लिए सेपरेट PPTs बनाऊंगा। अभी के लिए तो 4 आर्टिकल्स जो डिस्कस मैंने आपके साथ किए हैं वही मैं बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। अच्छा लगे तो चैनल पे ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपके साथ अलग अलग तरीके से जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस के लिए। यूट्यूब हर लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सुपर गवर्नमेंट। और हाँ, मैं बता दूं, जो भी मेरे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत जल्दी ही मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, जहाँ पे उनके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं लाइव आके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हालांकि लाइव में सबके लिए आऊँगा, तो जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी फ्री में देख सकते हैं वीडियोज़ को। लेकिन जो सवाल मैं टेकअप करूँगा वो मेंबर्स के होंगे। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ECI कैन नॉट बी अ सुपर गवर्नमेंट। देखिए, जब भी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सुप्रिटेंड करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है इलेक्शंस के कंडक्ट को इंडिया के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इंडिया में इलेक्शंस प्रॉपर हों, फेयर हों, फ्री हों। लेकिन बात यह है कि जब तक TN शेषन साहब इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने, तब तक, अच्छा, जो TN शेषन थे ये 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। TN शेषन के बारे में अगर आप बेसिक जानकारी देखो तो इनका जो टेन्योर था एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये था 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996। इनके टेन्योर के दौरान 4 अलग अलग प्रधानमंत्री इन्होंने देखे। एक थे चंद्रशेखर साहब, दूसरे PV नरसिम्हा राव, तीसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी, चौथे थे HD देवेगौड़ा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मेंबर रहे थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे इंडिया के, वॉज द 18th कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो TN शेषन एक बड़ा नाम है, ठीक है। अब आप देखो कि TN शेषन ने अपने टेन्योर के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ताकत को फील करवाया।
टीएन सेशन साहब ने आर्टिकल 324 की रीडिंग मारी और 324 की रीडिंग के बाद ये पता चल पाया कि हाँ भाई सच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफ़ी ताकतें दी गई हैं आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, और टीएन सेशन से पहले वो पॉलिटिकल पार्टी जिनको ये लगता था कि भाई वही सर्वे सर्वा हैं, इलेक्शंस वो अपने हिसाब से करवा सकते हैं, कहीं पे भी बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग ऑफ इलेक्शंस, ये सब कहीं ना कहीं बहुत हद तक बंद करवाने की कोशिश की टीएन सेशन साहब ने, वो एलिमिनेट नहीं करवा पाए। लेकिन यहाँ पे जो टीएन सेशन साहब ने किया उसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इमेज थी लोगों की नज़रों में वो कहीं ना कहीं उठी। पहले लोगों की नज़रों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इमेज इतनी बड़ी नहीं थी, बट बाद में लोगों को भी लगा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कहीं ना कहीं हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, पॉलिटिशियंस की इन पे नहीं चलती है। ओके, उसके बाद आप देखिए क्या बोला गया, इट बिकेम रैदर ईजियर फॉर सेशन टू लोकेट द पावर्स ऑफ द ECI आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर AIR 1978 that 324 contains plenary powers to ensure free and fair elections and these are vested in the ECI which can take all necessary steps to achieve this constitutional object। एक केस आया था मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 का, और उस केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 324 प्लेनरी पावर्स हैं कि वो इस बात को इंश्योर करे कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, और इस बात को पॉइंट आउट किया सेशन साहब ने, और सेशन साहब ने वो हर ज़रूरी डिसीजन लिया जो कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए ज़रूरी था। आप देखोगे कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं गिल के डिसीजन के बाद, यानी कौन से डिसीजन के बाद, ये मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 के डिसीजन के बाद, उन सब में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन के दौरान प्रोप्राइटी को मेंटेन करने के लिए टफ डिसीजंस ले सके। और उसके बाद एक चीज़ आई जिसका नाम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अक्सर का न्यूज़ में रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने अपनी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में कई बार बात की, तो जिसने मेरी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ देखी होगी उसे पता होगा। तो ये वो सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैटर करती हैं, कैंडिडेट्स के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए होती हैं। किसी भी इलेक्शन के दौरान जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उस समय गिरी नहीं है, जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैली निकाल रही हैं, वो हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्रिशनरी तरीके से नहीं निकाला है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज से कंसेंसस लेने के बाद ही एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इवॉल्व किया गया। अगर बात किया जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ओरिजिन कहाँ पे है, तो केरला गवर्नमेंट ने 1960 असेंबली इलेक्शंस के लिए कोड निकाला था, और बेसिकली उसी को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहीं से कहा जाता है कि अडॉप्ट किया गया है। हालांकि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समय समय पे चेंजेस किए हैं, रिफाइनमेंट्स किए हैं, इसको एनलार्ज किया है। 1991 ऑनवर्ड्स इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी किया है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी वायलेट करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन भी ले सकता है। अब बात यहाँ पे ये है कि इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि भाई इलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोप्रिएट पावर्स भी दे रखी हैं, और ये पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आर्टिकल 324, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी का सर्च मारिए, लक्ष्मीकांत में मैंने भर भर के डिटेल में ये चैप्टर आपको पढ़ा रखा है। अब बात यहाँ पे ये है कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पे बहुत से डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और क्लैरिफिकेशंस इश्यूज करता है। किसी भी इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में बहुत सारे मिरियाड और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस सामने आते हैं, और उन चैलेंजेस को किसी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से फॉलो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भी बहुत से डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करता है इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ताकतवर हो जाता है, और यहाँ पे कभी कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी उंगलियाँ उठती हैं कि भाई ये जो ताज़ा ताकतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई हैं, क्या ये सही हैं या क्या ये गलत हैं। और यहाँ पे उंगली बहुत अलग अलग प्रकार से उठती है। जैसे कि रिसेंटली मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूँ कि अभी वेस्ट बंगाल के यहाँ पे जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अक्सर कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती है कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो MLAs हैं या फिर MPs कहीं जाके अगर स्पीचेस देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके ऊपर एक्शन लेता है, लेकिन जब बीजेपी पार्टी के लीडर्स जाके स्पीचेस देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। ये बस मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ
ये बस मैं एक इल्ज़ाम का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उठाया है। हालांकि इस पर्टिकुलर इशू की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि किस हद तक ताकत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के अलावा किस हद तक पावरफुल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्शन के कंडक्ट में। अगर बात की जाए, देखिए क्या बोला जा रहा है, भले ही ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ इवॉल्व किया गया है, लेकिन इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। समझिए बात को, लीगल बैकिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको रोड पे हेलमेट पहन के चलना है, समझ गए बात को, तो हेलमेट पहन के चलना है कहाँ लिखा है, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में ना लिखा हो और मान लीजिए कंसेंसस से या फिर सरकार गुड फेथ में आपसे बोले कि आप जब भी सड़क पे मोटरसाइकिल लेके निकलो हेलमेट पहन के निकलो, क्या उसकी लीगल बैकिंग होगी? नहीं। जब तक किसी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि जब आप सड़क पे चलोगे मोटरसाइकिल निकाल के हेलमेट पहन के चलोगे, तब तक वो लीगल लॉ होगा ही नहीं। उसी प्रकार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में किसी भी स्टैट्यूटरी लीगल लॉ में नहीं लिखा हुआ है। एक बीच में डिमांड भी हुई थी, एक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने रिकमेंड भी किया था कि एक काम करते हैं, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इम्बाइब करते हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन से इस बारे में रिकमेंडेशन मांगी गई कि क्या भाई हमको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जोड़ना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का या किसी भी और लीगल लॉ का पार्ट बनाते हो, तो फिर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर होता है तो फिर वहाँ पे एक रेमेडी रह जाएगी कोर्ट, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकत चली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये बोलना है कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अर्जेंट बेसिस पे एक्शन लेना पड़ता है, इंस्टेंटली एक्शन लेना पड़ता है। अब इलेक्शंस के दौरान अगर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है और अगर उसके पास लीगल बैकिंग है, तो लीगल बैकिंग के चलते वो केस चला जाएगा जुडिशरी के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगा। और जुडिशरी में किसी भी केस को डिसाइड करने में लगता है समय, समझ गया बात को, और समय लगने के चक्कर में इलेक्शन डिले हो जाएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इन्फोर्समेंट है वो डिले हो जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या किसी भी और स्टैट्यूटरी या लीगल लॉ का पार्ट बनाने की कोशिश नहीं है, जो कि इंस्टेंटली यहाँ पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लॉजिक भी सही है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुश्किल हो गया। इसके लिए क्या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अगर आप पैराग्राफ 16A पढ़ते हैं इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का, इसका पैराग्राफ 16A क्या बोलता है? 16A ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन विड्रॉ कर सकता है अगर वो पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये पैराग्राफ 16A ऑफ इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में लिखा है। लेकिन अब समझिए यहाँ पे एक बात को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आपने फॉलो नहीं किया तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये बोल रहा है पैराग्राफ 16A ऑफ इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968A। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लीगली इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है। तो जब कोई प्रोविजन लीगली सस्टेनेबल ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई दूसरा प्रोविजन कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है? तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खुद की कोई लीगल बैकिंग नहीं है? यहाँ पे ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे शायद ऑथर ये कहना चाह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिव तरीके से लीगल बैकिंग दिलानी चाहिए, स्टैट्यूटरी बैकिंग दिलानी चाहिए, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो जब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ईसीआई प्यूनिटिव एक्शन कैसे ले सकता है? हालांकि ईसीआई प्यूनिटिव एक्शन इसमें लेता है, लेकिन ईसीआई के ऊपर बहुत से इल्जाम लगते हैं। ईसीआई के ऊपर बोला जाता है कि जिसके खिलाफ लेना चाहिए, जिस मतलब पॉलिटिकल एग्जीगेंसीज के हिसाब से ईसीआई लेता है। जैसे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ये बोल रही हैं कि उनकी पार्टी के एमएलएस के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है ईसीआई, लेकिन बीजेपी के एमएलएस के अगेंस्ट नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार के इल्जाम अक्सर कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए जाते हैं, और जब इस प्रकार के इल्जाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगते हैं तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के ऊपर भी सवाल उठते हैं, और उन्हीं सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे दो क्रूशियल इश्यूज देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 325 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन दो पावर्स को एक्सरसाइज करता है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहली पावर है ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स की। इलेक्शन के दौरान कई बार ये देखा है कि सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अबअप्ट ट्रांसफर का ऑर्डर रिलीज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो किसी जिले के पुलिस
सुपरिटेंडेंट को, किसी भी बड़े कलेक्टर को एकदम से ट्रांसफर करने का ऑर्डर इशू कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, खासकर उन्हीं स्टेट्स में कर सकता है जहां पे इलेक्शन होने वाला है, जहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब खास बात दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से बेसिस पे डिसीजंस लेता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई रिपोर्ट आती होगी या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती होगी कि अगर ये पर्टिकुलर ऑफिशियल इस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट रहता है तो उसके चलते उस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस का जो आप कह सकते हो कंडक्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि किसी भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रांसफर करने का जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है वो वहाँ की सरकार के पास है, समझ गए? और इस जुरिडिक्शन को स्टेट गवर्नमेंट से छीन के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन के यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 अगर ट्रांसफर अपॉइंटमेंट करने लगे तो काम यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। समझिए, किसी भी ऑफिशियल का ट्रांसफर, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, आप कह सकते हो प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये मान के चल लेना कि भाई कि कोई एक सिविल सर्वेंट या कोई एक पुलिस ऑफिसर अपने इलाके में इलेक्शन के रिजल्ट्स को पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में लेके जा सकता है, ये काफी गलत बात हो गई, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स होता है, इसके नियम कानून बनाए जाते हैं और ये नियम कानून ज्यादातर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत देते हैं ऑफिशियल्स का ट्रांसफर करने की। और आर्टिकल 324 के अंदर आर्टिकल 309 की पावर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस प्रकार की पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने लगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर चीफ सेक्रेटरी का भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी पुलिस फोर्स के हेड के डीजीपी या आईजी का भी ट्रांसफर कर सकता है। तो इस हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ताकत ही नहीं ले पाएगी। तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन को ताकत है, बट जो करंट एग्जिस्टेंट लॉज हैं उनको इलेक्शन कमीशन तोड़ नहीं सकता है। समझ गए ना भाई? आर्टिकल 324 के अंदर जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकत दी गई है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि किसी एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम करेगा। और एग्जिस्टिंग लॉ अंडर आर्टिकल 309 क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स इज द प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और वहां पे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, बट इलेक्शन कमीशन फिर भी करता है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के स्टैंड को जस्टिफाई भी किया गया है, जो कि कभी कभी खबर सुनने में आई है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने उसका ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ इलेक्शन कमीशन पे बहुत लंबे समय से उंगली उठाई जा रही है। केवल अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए हैं पिछले 5 से 6 सालों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंडक्ट पे सवाल उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि ये न्यूट्रल तरीके से डिसीजन नहीं लेते और इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकतों पर डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद एक तो हो गया ट्रांसफर ऑफ ऑफिस को लेकर, दूसरा मुद्दा क्या है? Another issue relates to ECI's intervention in the administrative decisions of the state government or the union government. According to the model code, ministers cannot announce any financial grants in any form, making any promise of construction of roads, provision of drinking water facilities, or make any ad hoc appointments in the government departments or public undertakings. तो पहला तो ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स, और दूसरा ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी सरकारों की डिसीजन लेने की ताकत को रोक सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को लेकर आना, कोई भी ऐसी पब्लिक पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को अनाउंस करना जो कि लोगों के वोट को अपनी तरफ खींच सके, ये बार्ड कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, और ये भी कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे सरकारों को एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी एक्शंस लेने के से रोका जाता है एमसीसी के दौरान। और यहाँ पे एक और पॉइंट उठाया गया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंसमेंट करती हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के अनाउंसमेंट्स को यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो डिसीजन है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी राइस, पल्सेस, कुकिंग ऑयल की जो सप्लाई किट्स हैं ये लोगों को दी जाएगी। ये जो फ्री सप्लाई किट्स हैं ये केरला की सरकार तब से लोगों के बीच में बांट रही है जब से कोरोना फैल रहा है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में बांटने में क्या प्रॉब्लम है जब पहले से बांटी जा रही है? कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी डिसीजंस हैं वो सब जस्टिफाई नहीं हो सकते। अगर केरला की सरकार के सप्लाई किट्स बांटने के डिसीजन को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ने, तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को भी ब्लॉक करना चाहिए था, बट वो नहीं ब्लॉक किया ईसीआई ने, इसलिए ईसीआई पे यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ओके, समझ गया बात को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आर्टिकल 324 के अंदर क्या क्या ताकतें हैं
उसके ऊपर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की भी बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने 2013 में जजमेंट दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर टीवी, कंप्यूटर, साइकिल्स, गोड्स, टाउस डन और promised by the government in the nature of welfare measure and is in accordance with the directive principles of state policy and therefore it is permissible during election। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में ये बोला कि भाई कलर टीवी बांटना, कंप्यूटर बांटना, साइकिल बांटना, गोड्स बांटना, काऊ बांटना, ये वेलफेयर मेजर्स का पार्ट है और वेलफेयर स्टेट है हमारा संविधान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। सो दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको इलेक्शन के दौरान किया जा सकता है। तो जब इस चीज को इलेक्शन के दौरान किया जा सकता है तो गवर्नमेंट ऑफ केरला अगर सप्लाई किट्स बांट रही थी राइस की, पल्सेस की, कुकिंग ऑयल्स की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्यों रोका गया? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम करने के तरीके पे यहाँ पे सीधे सीधे सवाल उठाया जा रहा है। समझ गए? उसके बाद देखिए क्या बोला गया। Further, Section 123, Clause 2, Subclause B of Representation of People Act 1951 says that declaration of a public policy or the exercise of a legal right will not be regarded as interfering with the free election of the electoral right। मतलब कि आरपीए 1951 के अंदर जो सेक्शन 123 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है वो ये बोलता है कि इलेक्शन के दौरान पब्लिक पॉलिसी को डिक्लेयर करना और लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करना ये फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में इंटरफेरेंस के प्रकार नहीं होंगे। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सी बातें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे करी हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शंस के फॉर्म में नहीं देखी जा रही, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को दबाने के फॉर्म में देखी जा रही है और इस प्रकार से देखी जा रही है कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रयोग कर रहा है अपोजिशन पार्टी को दबाने के लिए। और यहाँ पे एक बात और पॉइंट आउट की जा रही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ भी इंप्लीमेंट कर रहा है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंप्लीमेंटेशन में वो न्यूट्रल नजर आना चाहिए, जो कि वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनलिमिटेड स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं देता है। जो प्रेजेंट लॉज हैं उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चलना पड़ेगा और जब सच में कुछ गलत हो रहा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रोकेगा तो लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सपोर्ट करेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल चलते हैं। इलेक्शन वॉच फ्रॉम अक्रॉस द बंगाल बॉर्डर। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में बंगाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जस्ट वेस्ट बंगाल के बगल में है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं और वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं उनकी एथनिसिटी एक ही है। वो अलग बात है कि 1947 में बॉर्डर्स बन गए और 1971 में जो हुआ उसके चलते वहाँ पे एक अलग कंट्री है और उस अलग कंट्री की अब अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दो बंगाल्स हैं इनमें जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी पुराने हैं और वेस्ट बंगाल में जो भी इलेक्शन का आउटकम आएगा उसके बहुत इफेक्ट्स आने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पे। अगर आप बात करो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का क्या कनेक्शन है, जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था 1971 का, उस समय पे वेस्ट बंगाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज भाग के उस समय पे वेस्ट बंगाल में आ रहे थे, 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज को शरण मिली वेस्ट बंगाल में। आप देखोगे कि वो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स थे जो भाग के वेस्ट बंगाल में आए, उन्होंने अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता में सेटअप की। 15 जून 1971 को जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने राज्यसभा में बोला कि हमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एक्साइल को रिकॉग्निशन देना चाहिए। तो प्रणब मुखर्जी और बहुत बड़ी जो बंगाली कम्युनिटी थी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बनने के फेवर में थी। 2013 में बांग्लादेश ने लिबरेशन वॉर ऑनर का खिताब भी दिया प्रणब मुखर्जी को और उनको बांग्लादेश का सन इन लॉ बताया। फिर जो वेस्ट बंगाल के पहले के चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु साहब, उन्होंने भी गैंगेस वाटर ट्रीटी जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में साइन हुई 1996 में, उसमें एक मेजर रोल प्ले किया। अगर आप बात करो वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश की, तो हिस्ट्री का रिश्ता है, लैंग्वेज का रिश्ता है, कल्चर का रिश्ता है और कहीं ना कहीं दोनों साइड्स के अंदर एक चाहत भी है कि भाई ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ें और बहुत सारे बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में भी आते हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए और शॉपिंग वगैरह करने के लिए। इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी आप देख सकते हो कि कनेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन जो भी रिलेशंस हैं बंगाल के बीच में, दोनों यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ मेजर इश्यूज भी हैं और जो सबसे बड़ा मेजर इशू सामने उठ के आ रहा है पिछले कई सालों में, वो है तीस्ता रिवर का, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। तीस्ता रिवर की अगर बात की जाए तो इंडिया से बहती हुई बांग्लादेश में एंट्री मारती है। अब जब मानसून का सीजन आता है, जब पानी खूब बरस रहा होता है, तो तीस्ता रिवर में खूब पानी होता है, तो इंडिया वाले बहुत सारा पानी छोड़ते हैं बांग्लादेश के अंदर, जिसके चलते बांग्लादेश में कई बार फ्लड्स भी आ जाते हैं, इरोजन ज़्यादा होता है। लेकिन जब ड्राई सीजन आता है तो इस तीस्ता रिवर का पानी नॉर्थ बंगाल में और बाकी देश के भागों में इस्तेमाल होने लगता है और उसके चलते बांग्लादेश के 2 करोड़ लोग
जो कि तीस्ता रिवर के पानी पे डिपेंड करते हैं, उनके पास सूखा पड़ जाता है, उनके पास ड्रॉट आ जाता है। तो इस बात को बांग्लादेश की सरकार ने कई बार भारत सरकार के साथ उठाया है कि भाई इस तीस्ता रिवर के डिस्प्यूट को सॉल्व करिए, ड्राई सीजन में भी तीस्ता रिवर का पानी बांग्लादेश के अंदर छोड़िए। लेकिन इस इश्यू को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी प्रॉपरली टेकअप ही नहीं कर रही है। एक दो बार तो ममता बनर्जी जी ने बोला कि हाँ भाई तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन करेंगे, और फिर वो अपनी बात पर से पलट गई। मतलब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी तीस्ता रिवर की शेयरिंग को लेकर कई बार फ्लिप फ्लॉप, मतलब अपना पलड़ा को सीधा उल्टा कर चुकी हैं। ओके, 2011 में तीस्ता वाटर रिवर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बांग्लादेश गए भी, उस समय पे एकदम से ममता बनर्जी बात पर से पलट गई, और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को आप कह लीजिए बहुत ह्यूमिलिएट होकर वापस आना पड़ा, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया और वहां पे जाके ट्रीटी साइन कर रहा है, और एट द सेम टाइम एक चीफ मिनिस्टर की वजह से वो ट्रीटी साइन नहीं हो पा रही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं, और ये इशू इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश को प्रॉमिस किया है कि तीस्ता रिवर के कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन के लिए चाइना $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा बांग्लादेश के अंदर। तो चाइना जैसी कंट्रीज तीस्ता रिवर का पानी जो कि इंडिया से बांग्लादेश में एंट्री मार रहा है, उसके कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन की बात कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पे बहुत अर्जेंसी है कि इंडिया अपने रिश्ते को बांग्लादेश के साथ अच्छा करे, क्योंकि चाइना तो पूरी एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है और इंडिया की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है। फिर बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की। अगर आप बात करो तो मिस्टर बनर्जी का जो स्टैंड रहा है, मिस बनर्जी का, सॉरी, ममता बनर्जी जी का, दीदी जी का जो हमारा स्टैंड रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को लेके, इसको कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अप्रिशिएट किया गया। 2020 में एक इंटरव्यू हुआ और वहां पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने बोला कि देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, लेकिन इसको करने की जरूरत क्या थी। देखिए यहाँ पे धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन किया गया। मुस्लिम्स जो कि 2014 से पहले इंडिया के अंदर आए हैं, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी धर्मों को मिलेगी। कुछ इस प्रकार की चीजें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज को अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स देखा गया, क्योंकि यहाँ पे आप सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कर रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मुस्लिम्स पे इसका कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी मुस्लिम्स आए हैं वो इंडिया के सिटीजन नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो हिंदू रिफ्यूजीज आए हैं वो बन पाएंगे। इसके चलते ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और बांग्लादेश तो यहाँ पे देखिए कंसर्न होगा ही, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को भी ये पता है, हमारे देश के लोगों को भी पता है, बांग्लादेश के लोगों को भी पता है कि भाई बहुत लंबे समय से बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए हैं, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में, आसाम में और दूसरे स्टेट्स में फैले हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर रहा है वो बहुत पोरस रहा है, बहुत आसान था बांग्लादेश से इंडिया में एंट्री मारना, इंडिया से बांग्लादेश में जाना। हालांकि 2015 के जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है इंडिया बांग्लादेश का, उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉपर हो गया, लेकिन उससे पहले बहुत पोरस बॉर्डर्स थे। उसके चलते बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में आके रह रहे हैं, जिनके अगेंस्ट कभी कभी बड़े अजीब से स्टेटमेंट्स दिए हमारे लीडर्स ने। जैसे कि अमित शाह जी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक बार अमित शाह जी ने इन बांग्लादेशीज को टर्माइट्स बुला लिया, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो लीडर्स हैं वो नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है आपका बात करने का। उसके बाद कहीं ना कहीं जो हिंदू मतुआ कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल की, इसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रही है बीजेपी। मतुआ कम्युनिटी ने काफी मदद की है बीजेपी की वेस्ट बंगाल में एंट्री मारने में। ये जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2019 के, उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल में बीजेपी की इसलिए हुई क्योंकि मतुआ कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल ने बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद की है। अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो मतुआ महासंघ है, जो कि मतुआ कम्युनिटी के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, वो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को सपोर्ट करता है। और 2019 लोकसभा इलेक्शन में जैसा कि मैंने बताया मदद भी की है। लेफ्ट फ्रंट को पहले सपोर्ट करता था मतुआ कम्युनिटी, किसी प्रकार से ममता बनर्जी जी ने मतुआ कम्युनिटी का सपोर्ट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन अब ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी मतुआ कम्युनिटी का सपोर्ट अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए आप देखोगे जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश गए तो वो एक टेम्पल में गए जिसका नाम था ओराकांडी टेम्पल। ये ओराकांडी टेम्पल मतुआ कम्युनिटी का टेम्पल था। समझ गया बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। जब एक फॉरेन लैंड पे जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पर्टिकुलर टेम्पल के थ्रू मतुआ कम्युनिटी की डिमांड्स को थोड़ी हवा देने की कोशिश की, तो ममता बनर्जी जी ने उनके ऊपर इल्जाम भी लगाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहे हैं। कौन? हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो ये सब बातें यहाँ पे अक्सर कर चलती रहती हैं। यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से कुछ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि भाई बाहर के देश के गरीब लोग इंडिया में एंट्री मार जाते हैं और इंडिया के रिसोर्सेज का गलत प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, हम इसको रोकेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश के
जो मिनिस्टर साहब है उनका स्टेटमेंट आया। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है AK अब्दुल मोमेन, इन्होंने ओपनली तो इंडिया को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, बट इन्होंने ये बोला कि इंडिया शायद स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ पा रहा है। एक्चुअली में अब्दुल मोमेन साहब की बात पे यहाँ पे दम है। इन्होंने ये बोला कि देखिए बाकी देश के लीडर्स कुछ ऐसा सोचते हैं। देखिए AK अब्दुल मोमेन साहब के शब्द क्या है, देयर आर मेनी वाइज पीपल इन दिस वर्ल्ड हु डोंट वांट टू सी इवन आफ्टर लुकिंग, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इवन आफ्टर नोइंग अबाउट इट। कहने का मतलब ये है कि अमित शाह जी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं अब्दुल मोमेन साहब कि आप क्या बोल रहे हो, सोचो। आप ये बोल रहे हो कि हमारे देश के गरीब लोग आपके अंदर जा रहे हैं। अरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को उठा के देख लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 94 और बांग्लादेश की रैंक है 75। मतलब बांग्लादेश अपने देश को इंडिया से ज्यादा लोगों को पैसा खाना खिला पा रहा है। मतलब बांग्लादेश में कम भूखे हैं, इंडिया में ज्यादा भूखे हैं। फिर अब्दुल मोमेन साहब ये बोल रहे हैं कि अगर आप पॉवर्टी लाइन देखिए बांग्लादेश में 2019 में, तो इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 10.7%, बांग्लादेश की है 9.2%। पैंडेमिक के बाद बांग्लादेश की जीडीपी 3.8% से बढ़ी है 2020 में, इंडिया की निगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट है -10% की। तो आप कैसे कह सकते हो कि बांग्लादेश में भूखे नंगे हैं जो आपके देश में आ रहे हैं? ये अब्दुल मोमेन इनडायरेक्टली अमित शाह जी को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये तो पॉलिटिकल फ्रेजेस हैं और ये चलते ही रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करती हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं बांग्लादेश में। तो पॉलिटिकल फ्रेजेस को यहाँ पे साइड कर दीजिए, मेन बात यहाँ पे पीपल टू पीपल कल्चरल कॉन्टैक्ट ही हो रही है। ओके, मिस बनर्जी जी का यहाँ पे क्या स्टैंस रहने वाला है ये बहुत हद तक पॉलिटिकली डिसाइड होगा। बीजेपी का क्या स्टैंस रहने वाला बहुत हद तक पॉलिटिकली डिसाइड होगा। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का जो आउटकम है, बोला जा रहा है कि ये आउटकम बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले समय में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते कैसे रहते हैं। अगर कल की डेट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंडिया के थोड़े खराब हो जाएं। और कहीं ना कहीं अब तक इंडिया ने इसलिए भी इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि बांग्लादेश की सरकार नाराज हो सकती है। इस तरीके की बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हालांकि एग्जैक्टली हमारी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है कि ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। अब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोस, द बेस्ट चांस ऑफ इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूटी इज पुशिंग थ्रू पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस। कल के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, बिल्कुल देख लो जाके, वहां पे इन कास्ट्रोस के इशू को मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। फिर से आपको बताता हूँ। रॉल कास्ट्रोस रिटायर कर गए, क्यूबा की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के आप कह सकते हो पहले सेक्रेटरी थे। इनके भाई लीडर रहे क्यूबा के बहुत लंबे समय तक, जिनका नाम है फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो को आज भी क्यूबा में बहुत माना जाता है। क्यूबा की ये लोकेशन आपको नजर आ रही है, राजधानी है हवाना, बिल्कुल गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल में है। नॉर्थ में इसके बहामास है, साउथ में जमैका है, ईस्ट में हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है। क्यूबा 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक तरफ है अटलांटिक ओशन और साउथ की तरफ है कैरेबियन सी। हालांकि कैरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ओनली, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ओनली, बट ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से ये तीनों वाटर बॉडीज आप याद रखिएगा। ओके, आपसे सवाल है कि ये जो स्टेट है यूएसए का, इसका नाम क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, अब आगे चलते हैं। रिसेंटली रॉल कास्ट्रो ने अपना रिजिग्नेशन अनाउंस किया है यहाँ पे एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके चलते ये जो 6 डिकेड्स लंबा राज था ये ब्रदर्स का, हिस्टोरिक जनरेशन का जो राज था वो खत्म हो गया। 1959 में ये राज कहीं ना कहीं शुरू हुआ था, जब फिडेल कास्ट्रो ने एक आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे कमान संभाली थी और पहले के डिक्टेटर्स फुलजेनिको बतिस्ता को उखाड़ फेंका। दो फुलजेंसियो बतिस्ता को उखाड़ के पावर में आए कैस्ट्रो ब्रदर्स, जिसमें फिडेल कास्ट्रो वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। ठीक है, फिर आप देखोगे कि फिडेल कास्ट्रो की 2006 में तबीयत खराब हो गई। 2008 में कुछ समय के लिए उसने कम्युनिस्ट पार्टी की कमांड दे दी किसको? रॉल कास्ट्रो को, अपने छोटे भाई को, और उसके छोटे भाई उसके बाद काफी ताकतवर रहा है। रॉल कास्ट्रो के अंदर क्यूबा में धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। इनकी जो हेविली स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी उसमें ग्रेजुअल रिलैक्सेशन हमको देखने को मिले हैं। हालांकि जब यूएस बैरक ओबामा के अंदर था तो बैरक ओबामा ने क्यूबन इकोनॉमी को काफ़ी हद तक, जो क्यूबन इकोनॉमी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उनको हटाया। क्यूबा और यूएसए के रिश्ते को काफ़ी अच्छा किया गया। इनफैक्ट बैरक ओबामा हवाना गए और वहाँ पे जाके उन्होंने एक अमेरिकन एम्बेसी को खोला। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में सब गड़बड़ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के समय में फिर से क्यूबा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने लग गई। डोनाल्ड ट्रंप का तो काम ही था रिस्ट्रिक्शंस लगाना, हर जगह पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते फिर रहे थे, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ करते फिर रहे थे। फिर आते हैं 2018 की। 2018 में मिस्टर रॉल कास्ट्रो ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से नीचे स्टेप डाउन किया और प्रेसिडेंट की पोस्ट किसको ऑफर की? मिगुल डियाज कैनल।
मिगेल डियाज कैनल को काफ़ी मानते थे और मिगेल डियाज कैनल ने अब यहाँ पे लीड करना शुरू किया, कैसे, एज द प्रेसिडेंट। अभी के लिए अगर आप राउल कास्ट्रो की बात करो तो ये लगभग 89 ईयर्स के हैं और मिगेल डियाज कैनल 60 ईयर्स के हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली एज द नेक्स्ट पार्टी चीफ कौन रहेंगे आपके कम्युनिस्ट पार्टी के, तो मिस्टर मिगेल डियाज कैनल। समझिए यहाँ पे राउल कास्ट्रो ने स्टेप डाउन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशलिज्म है ये खत्म हो गया है आपका क्यूबा से, नहीं, सोशलिज्म कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमी थोड़ी और ओपन अप होगी। ये जो कैस्ट्रो ब्रदर्स है ना, इन्होंने क्लोज सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई है जो बहुत डेकेड्स तक काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि क्यूबा ने किसी सोशल पैरामीटर में प्रोग्रेस की ही नहीं है, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो चाहे हेल्थ केयर का फील्ड हो, क्यूबा ने काफी कुछ यहाँ पे अचीव किया है। ओके, क्यूबान का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ओपनिंग को उसने स्लो डाउन किया है, बट कहीं ना कहीं उनके यहाँ ग्रोथ बढ़ी है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। ये जो दो कास्ट्रो ब्रदर्स थे, फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, इन्होंने काफी, आप कह सकते हैं, कुर्बानियां भी दी हैं क्यूबा के लिए। 1950s में फुलजेनिको बतिस्ता के अगेंस्ट जो रेवोल्यूशन उठा था क्यूबा में, उसमें लोगों ने कहीं ना कहीं लड़ाई की है। लेकिन अगर आप देखो तो अब हालात काफी बदल चुके हैं। पहले कहीं ना कहीं क्यूबन इकोनॉमी अपने आप को सस्टेन कर पा रही थी। 1990s से पहले तो सोवियत यूनियन का सपोर्ट था क्यूबा को। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गई थी, यूएस के अगेंस्ट खड़ा हुआ था क्यूबा। याद करिए, सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइलों को क्यूबा में स्टेशन कर दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो ही गई थी, लेकिन किसी तरीके से चीजें रुक गई। ओके, तो सोवियत असिस्टेंस का जब तक क्यूबा के पास रहा तब तक क्यूबा ठीक ठाक रहा। 1991 के लगभग जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, उस समय पे कहीं ना कहीं क्यूबा फिर से प्रॉब्लम में आ गया। फिर आप देखो कि एक समय ऐसा आया जब लैटिन अमेरिका में पिंक टाइड आई। उस पिंक टाइड के चलते लेफ्टिस्ट लीडर, लेफ्टिस्ट मतलब लेफ्टिस्ट फिलॉसफी को काफी हद तक सोशलिज्म और कम्युनिज्म के पास माना जाता है। तो भाई ये जो लैटिन अमेरिका में पिंक टाइड आई, उसके चलते वेनेजुएला, इक्वेडर, यहाँ पे बहुत सारे लेफ्टिस्ट लीडर्स पावर में आने लगे। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं हवाना की क्यूबा की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ी। लेकिन अब चीजें कहीं ना कहीं बदल रही हैं, लेफ्टिस्ट कंट्रीज कम होती जा रही हैं और ओवरऑल क्यूबा के ऊपर और भी बहुत प्रकार के प्रेशर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आप देखिए कि क्यूबा के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। उसके बाद अगर आप देखो तो कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते क्यूबा के अंदर जो भर भर के टूरिस्ट जाते थे वो टूरिस्ट जाना बंद हो गए, जिसके चलते क्यूबा की जो इकोनॉमी थी वो 11% कॉन्ट्रैक्ट किए पिछले साल। ओबामा में जो भी कंसेशंस दिए थे क्यूबा को, उन कंसेशंस को टेक बैक कर लिया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। और इस पूरे पैंडेमिक और इस पूरे इकोनॉमिक, आप कह सकते हो, शटडाउन के चलते फूड शॉर्टेजेस होने लगी क्यूबा के अंदर। 1990s की मेमोरी कि भैया दुकानों के सामने क्यूबन्स की लंबी लंबी लाइन लगी है, ये एक बहुत कॉमन इमेज हो गई क्यूबा के अंदर। और आज की डेट में देखिए, इंटरनेट का ज़माना है ये। इंटरनेट के ज़माने में इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत आसान हो गई। हर कंट्री चाइना जैसी नहीं है जिसने लाखों की तादाद में लोग बैठा रखे हैं अपने इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए। आज की डेट में क्यूबा में इंटरनेट और सोशल नेटवर्क्स चल रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक जैसी साइट्स पे एक्टिव हैं। उनको पता चल रहा है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे केसेस में एक सोशलिस्ट कंट्री की सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। समझ गया? और इन सारे चैलेंजेस को मिस्टर राउल के सक्सेसर को देखना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि अभी तक प्रेसिडेंट है और अब शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के हेड भी बन जाएंगे। तो कुल मिला के क्यूबा, ये जो कंट्री है, यहाँ पे रिफॉर्म्स होने ही हैं। किस स्पीड से होंगे और किस हद तक होंगे ये हमें समय बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नॉर्मल इज गुड। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस टू एड बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नॉर्मल फोरकास्ट मानसून का इस बार रिलीज किया है। इन्होंने ये बोला है कि एजेंसी की पार्लेंस में नॉर्मल इंप्लाई करता है कि जो 88 सेंटीमीटर का जून से सितंबर के टाइम पीरियड में लॉन्ग पीरियड एवरेज है, यानी 1961 से लेके 2010 तक जितनी भी मॉनसून रेनफॉल एवरेज बेसिस पे हुई है, जिसको लॉन्ग पीरियड एवरेज बोला जाता है, उसका 96% टू 104% ऑफ बारिश इस बार हो सकती है। यानी 88 सेंटीमीटर जो कि पिछले 50 साल का एवरेज है 1961 से 2010 के टाइम पीरियड में, उसकी 96% टू 104% तक बारिश हो सकती है इस मॉनसून के अंदर, जून टू सितंबर। और पिछले 20 सालों से आईएमडी अपने मानसून की रिपोर्टिंग में 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट को इंक्लूड कर रहा है। 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट क्या होती है कि पहली मानसून फोरकास्ट आती है अप्रैल में, जो कि आ चुकी है अभी के लिए, और उसके बाद एक मानसून फोरकास्ट आती है लेट मई और अर्ली जून में, जो कि अपडेटेड मानसून फोरकास्ट होती है। समझ के? इन मानसून फोरकास्ट में ये बताया जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, साउदर्न पेनिनसुला में किस जगह पे कितनी कैसे बारिश हो सकती है। ओके, यहाँ पे जुलाई के महीने के लिए
और अगस्त के महीने के लिए फोरकास्ट दिए जाते हैं। लेकिन समझिए, अब इस बार की मॉनसून फोरकास्ट में जून और सितंबर के महीने के लिए भी फोरकास्ट दिया जाएगा। जून का फोरकास्ट यानी जून 2021 में कितनी बारिश होगी, इसका फोरकास्ट मई 2021 में आएगा, और सितंबर 2021 में कितनी बारिश होगी, इसका फोरकास्ट अगस्त 2021 में आएगा। तो जुलाई और अगस्त के महीने के साथ साथ जून और सितंबर के महीने का भी फोरकास्ट आएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जून और सितंबर के महीने के फोरकास्ट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जून के महीने में मानसून की एंट्री होती है इंडिया में, और सितंबर के महीने में मानसून की एग्जिट शुरू हो जाती है। ओके, और इस बार के मानसून फोरकास्ट में मानसून कोर जोन को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। मानसून कोर जोन मतलब वो एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द कंट्री जो सिर्फ बारिश पे ही डिपेंडेंट है अपनी क्रॉप्स के लिए। और ये जो नए अपडेट्स लेके आ रहा है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, भाई जून की भी हम प्रेडिक्शन देंगे, सितंबर का प्रेडिक्शन देंगे, जो कोर रीजन से हमारी बारिश उनको पॉइंट आउट करेंगे, ये बेसिकली डायनेमिक मानसून मॉडल्स के बेसिस पे किया जा रहा है। अब तक जो मॉडल्स इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा था वो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स थे, लेकिन अब जो मीटरोलॉजिकल वेरिएबल्स निकल के आ रहे हैं उससे कुछ डायनेमिक मॉडल्स निकल के आ रहे हैं। हालांकि डायनेमिक मॉडल्स के ऊपर जो आप कह सकते हो शोध है, जो रिसर्च है, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब रिसेंटली पिछले कुछ सालों में देखा है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन डायनेमिक मॉडल्स के चलते प्रैक्टिकल वेदर प्रेडिक्शंस कर पा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वेदर फोरकास्ट कर दो और वैसा वेदर ना हुआ तो आपके डायनेमिक मॉडल्स का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब जो नॉर्मल मानसून फोरकास्ट आया है इस साल का, वो क्या बोलता है कि भाई न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर्स होंगे सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में। 2019 और 2020 में भी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया था कि नॉर्मल रेनफॉल होगी, लेकिन रेनफॉल हुई 110 to 109% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। 2019 में ज्यादा हुई थी, 2020 में उससे थोड़ी कम हुई थी। इस साल एल नीनो वार्म नहीं हो रहा है। देखिए, एल नीनो ला नीना, ओके, एल नीनो वार्म हो नहीं रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो भी हमारे मानसून के फेवर में नहीं है, मानसून के निगेट में जा रहा है। उसके चलते ही एक्सेस रेन्स की जो चांसेस हैं वो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत कम बता रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मॉडल्स ये भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में अबव नॉर्मल बारिश होगी। कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो मानसून पैरामीटर्स हैं वो डायनेमिक मॉडल के बेसिस पे हो गए, तो अगले 15 से 20 दिनों में या एक महीनों में आप कह सकते हो कि वेदर पैटर्न्स थोड़े और बदलें, कुछ और नए फोरकास्ट आए। अब यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि बहुत सारे आज की डेट में बिजनेस और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी खुल गई हैं जो कि वेदर प्रोडक्ट्स पे फोकस करती हैं। बहुत सी एक्टिविटीज़, चाहे टूरिज्म की बात कर लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, वो वेदर प्रोडिक्शन मॉडल्स पे काम करती है। और ऐसे वेदर प्रोडिक्शन मॉडल्स के लिए, ऐसे वेदर प्रोडक्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेके आना चाहिए। मतलब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिसोर्सेज है अभी बहुत लिमिटेड है। तो कल की डेट में अगर कोई टूरिस्टिक एक्टिविटी है, मान लो हॉट एयर बैलून उड़ाना है, और हॉट एयर बैलून उड़ाने के लिए आपको वेदर पैटर्न्स को बहुत एडवांस में आइडेंटिफाई करना है और पूरा का पूरा एक सीजन चलाना है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आप कह सकते हो कि फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को फोरकास्टिंग यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में नहीं करनी है कि यहाँ पे पानी बरसेगा तो आप इतना एग्रीकल्चर कर सकते हो, हर रिस्पेक्ट में करनी है। चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो कर ही रही है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए और उन कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं पुश देना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जानी। तो ये थे इन 4 आर्टिकल्स का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।